नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ते पर सत्ता क्या है? जिस राज्य के राजनीतिक इतिहास में 21 चेहरे अब तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन कभी कोई 5 साल सत्ता संभालते हुए दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाया। क्या उस उत्तर प्रदेश में इतिहास बदलेगा? क्या 2017 में बिना सीएम उम्मीदवार घोषित करके उतरी बीजेपी की सरकार संभाल रहे योगी आदित्यनाथ इतिहास बदलकर 5 महीने बाद इतिहास रच देंगे, या फिर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा योगी के राजयोगी बनने के अभियान में रुकावट डालेगी? अगले 1 घंटे हर पार्टी की रणनीति का ब्लूप्रिंट आपके सामने रखेंगे। शुरुआत समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव की रथ यात्रा से। किसी अपराधी और माफिया ने किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके जबरन करने का प्रयास किया तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। इस बार पूरी ईमानदारी से अगर विजय किसी के होने जा रही है तो समाजवादियों की विजय इस बार कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हम कुछ भी कर दीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और वो हमको बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या कहा, विजिटर हैं, मेहमान हैं। प्यारे, तुम्हारी मेजबानी मैं करने आया हूँ। हमको जलना भी नहीं है, इसीलिए हमारे खून की कीमत नहीं। हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, जेलों में सड़ सड़ कर। आज उत्तर प्रदेश की जेलों में बीएसपी जो कहती है वे करके भी दिखाती है। 2004 से लेकर के 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले राजनीतिक दलों के उस क्रूर चेहरे को देखा है। गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 403 सीटों के लिए हर राजनीतिक दल ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। बीस से ज्यादा मुख्यमंत्रियों का इतिहास है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उस इतिहास में 5 साल हाथ में सत्ता रहने के बाद दोबारा लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का पन्ना नहीं है। क्या भारत की राजनीति के सबसे उपजाऊ गंगा यमुना के उसी मैदान में योगी आदित्यनाथ सत्ता की शक्ति पूजा इस बार करके इतिहास बदलेंगे? या फिर विजय रथ यात्रा लेकर निकले अखिलेश यादव इतिहास बनने से रोक पाएंगे? ...403 सीटों में से 300 से ज्यादा सीट जीतकर मुख्यमंत्री बन चुके योगी आदित्यनाथ जब नवरात्रि पर पारंपरिक रूप से गोरखपुर में पूजन करते हैं, तब अप्रैल के अगली नवरात्रि से पहले यूपी में तय हो जाएगा अगला मुख्यमंत्री कौन होना है। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर की नवरात्रि में ही एक बड़ी राजनीतिक हलचल होती है। नवरात्रि में ही प्रियंका गांधी की अगुवाई में लखीमपुर से मिले माइलेज के साथ कांग्रेस चुनावी अभियान को गति देती है। नवरात्रि में ही ब्राह्मणों को साधने में जुटी मायावती की पार्टी लखनऊ में अपनी एक बड़ी चुनावी सभा करती है और नवरात्रि में ही अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश में निकल पड़ते हैं। लगातार समाजवादी कार्यकर्ता में दिखाई दे रहे हैं और उनका जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार
पूरी ईमानदारी से अगर विजय किसी के होने जा रही है तो समाजवादियों की विजय इस बार उत्तर प्रदेश में होगी। क्या अगले 4 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐसा कोई बदलाव कर सकती है जो दोबारा 350 सीट जीतने के बीजेपी के दावे पर भारी पड़े? इसके लिए पहले उत्तर प्रदेश में विजय रेखा क्या है वो देखते हैं। 2007 में मायावती को 30% वोट मिला, जिसके दम पर बीएसपी ने कुल 206 सीटें जीती थी। 2012 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई समाजवादी पार्टी को कुल 29% वोट मिले, जिसके बल पर समाजवादी पार्टी ने 226 सीटें जीती। लेकिन 2017 में बीजेपी ने जीत की एक नई लकीर खींच दी, 40% से ज्यादा वोट के साथ 325 सीट हासिल की। यानी अब अखिलेश यादव को वाकई सिर्फ रथ पर विजय नहीं दिखाना बल्कि विजय भी हासिल करनी है। तो कम से कम 10% वोट बीजेपी के खाते से घटे और 10% वोट अखिलेश यादव का बढ़े तो बात बन सकती है। लेकिन क्या इतनी बड़ी गिरावट और उछाल दोनों एक साथ संभव है? भरोसा है प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, श्रमिक, मजदूर, अल्पसंख्यक हर वर्ग के लोग समाजवादी विजय रथ को आशीर्वाद देंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सत्ते पर सत्ता साधने के लिए कौन से दांव अखिलेश चल रहे हैं? इस सवाल की वजह 2 तस्वीरों से शुरू करते हैं। 2017 और 2019 ये 2 चुनाव थे जब अखिलेश यादव 2 बड़े गठबंधन कर चुके हैं। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ चुनावी चेहरा भी नहीं थे, जब बीजेपी मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, तब नरेंद्र मोदी को बाहरी साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी यूपी के लड़के बनकर घूमे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? समाजवादी पार्टी 47 सीट ही जीत पाई, साथ ही कांग्रेस सिर्फ 7 सीट। 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव आया तो पुरानी सियासी रंजिश भुलाकर अखिलेश यादव ने यूपी के लड़के वाला गठबंधन तोड़कर मायावती की पार्टी के साथ हाथ मिलाया। लेकिन बीजेपी के सामने ये दांव भी फेल हुआ। इसीलिए इस बार विजय रथ यात्रा लेकर निकले अखिलेश यादव पहली रणनीति अपनाते हैं बड़े दलों से दूरी की। कई बार अलायंस किए जाते हैं परिस्थितियों के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले होते हैं, लेकिन इधर उन बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा नहीं रहा। इसलिए क्षेत्रीय दल और छोटे दलों को साथ लाने का प्रयास और कोशिश समाजवादी पार्टी की होगी, जिससे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सके। कांग्रेस ने गठबंधन किया था, छोटे दलों को इस बार साथ ले रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को साथ ले रहे हैं, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दलों को लेने में कामयाब हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बदलाव जल्दी आ जाएगा। छोटे छोटे दलों से भी क्या अखिलेश यादव 47 सीट से बढ़कर 200 सीट के पार पहुंच पाएंगे? क्योंकि अब तक तो अखिलेश यादव मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर ही बड़ा वोट शेयर पाते रहे। ये बात आप समझे, इसलिए 2019 के नतीजों का हिसाब किताब पहले आपके लिए जो हमने निकाला वो देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी जब मायावती के साथ गठबंधन बनाकर उतरी तो 73% मुस्लिम वोट बैंक मिला। यादवों का 60% वोट अखिलेश के खाते में आया, जबकि 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अकेले मुस्लिमों का 58% हिस्सा और यादव वोट शेयर का 53% हिस्सा मिला था। इसके अलावा बाकी जातियों का बहुत छोटा हिस्सा ही समाजवादी पार्टी के पास आया। अभी जब यूपी में बहुसंख्यक वोट का बड़ा तबका बीजेपी के साथ 2014 से लगातार जुड़ा हुआ है, तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी की बदली रणनीति समझने के लिए एक बयान सुनते हैं। भाइयों की विजय होगी, हमारे दलित भाइयों की विजय होगी, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की विजय होगी। गंगा मैया का आशीर्वाद किसने लिया था बताओ? पिछड़े, दलित और गंगा मैया, ये वो शब्द हैं जो पहले दावा है कि प्रमुखता से समाजवादी पार्टी के कैंपेन में नजर नहीं आते थे। दावा है कि अखिलेश यादव ने अब दलित, ओबीसी और सवर्ण वोट में बड़ी सेंध लगाने वाली कोशिश शुरू की है। कैसे, इसे जानने के लिए इस रथ पर लगी तस्वीरों को देखिए। रथ यात्रा में अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और मुस्लिम चेहरे के तौर पर
पार्टी के बड़े नेता आजम खान जो अभी जेल में हैं। बदलाव समाजवादी पार्टी अब ये ला रही है कि 2018 में पहली बार जो समाजवादी पार्टी अपने दफ्तर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाती है, अखिलेश यादव का वही दल विजय हासिल करने के लिए दावा है कि पहली बार समाजवादी पार्टी में बाबा साहब के नाम का प्रयोग करते हुए बाबा साहब वाहिनी बनाता है। इसको बनाने के पीछे जरूरत क्या है? मुस्लिम यादव के साथ अब समाजवादी पार्टी की नजर 22% दलित वोट पर है, जिसमें से अब तक अखिलेश की पार्टी को सिर्फ 12 से 15% हिस्सा मिलता आया। लेकिन दलित वोट का शेयर बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी दावा है कि मायावती की कोर जाटव वोट पर दांव लगाना चाहती है। अब तक अखिलेश की पार्टी को जाटव वोट शेयर में से 4 से 6% हिस्सा ही मिलता आया है। जाटव वोट का बड़ा हिस्सा मिले इसलिए जो समाजवादी पार्टी अब तक 85 सुरक्षित सीटों में से सिर्फ 10 पर जाटव उम्मीदवार उतारती आई। खबर है इस बार 45 सीटों पर जाटव कैंडिडेट उतार सकती है। सत्ते पर सत्ता के अखिलेश के इसी दांव के लिए 3 दर्जन बड़े बीएसपी के नेता मायावती का साथ छोड़कर 2 साल के भीतर अखिलेश की साइकिल पर सवार हो चुके हैं। 2004 से लेकर के 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले राजनीतिक दलों के उस क्रूर चेहरे को देखा है, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में शासन तो किया, जातीय खेमेबाजी तो की, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया, बल्कि स्वयं का विकास किया और विकास के पैसे को दंगाइयों को, अपराधियों को, पेशेवर माफियाओं को उनकी जेबों को भरने के लिए दे दी। जो पहचान है कि सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर के रहें, उसको भी चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। समाजवादी लोगों ने जो काम किए जनता के बीच में वो आज भी याद है उन्हें। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है। 2014 से 2019 के बीच 3 बार लगातार मात खा चुकी समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती आसान नहीं। अखिलेश यादव इस बार अपने परंपरागत जातिगत समीकरण को तोड़कर नई हवा है, नई सपा है के नारे के साथ प्रचार कर रहे हैं। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है। MY समीकरण में जो मुस्लिम यादव होता था उसे भी महिला युवा बताया जाने लगा है। क्या नए समीकरणों के सत्ते से सत्ता वाकई अखिलेश यादव को मिल पाएगी? कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। रथ यात्राओं से सत्ता की राजनीति बदलती रही है, लेकिन क्या सत्ते पर सत्ता की सियासत में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चल रही बीजेपी की सरकार की रणनीति के आगे अखिलेश के दावे टिकेंगे? जब हिंदुत्व वाली बीजेपी की पिच पर ही विरोधी आकर अपनी राजनीतिक नेट प्रैक्टिस करने लगे हैं, तब बीजेपी कैसे अपने बहुसंख्यक वोट को बिखरने से रोकेगी? किसान आंदोलन की नाराजगी, महंगाई, कोरोना संकट का दर्द, कई सारे मुद्दों के बीच सत्ता की रक्षा बीजेपी को करनी है। और तब वो 7 पत्ते बीजेपी के हाथ में कौन से हैं जिनसे विपक्ष की सत्ता चाहत के सपने काटे जाएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या योगी आदित्यनाथ ने इतिहास बदलकर सत्ता को लगातार दूसरी बार साधने का मंत्र खोज लिया है? तो आप योगी जी हैं या राजयोगी? मैं योगी भी हूं और कर्मयोगी भी हूं। एक योगी जो खुद को कर्मयोगी कहते हैं, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजयोगी बनने के लिए वोट का योग बनाने वाले ध्रुवीकरण के शब्द की खोज कर ली है? अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है।
पहले गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे। मैं आपके पिताजी को अब्बूजान कह के बुला सकता हूँ? अब्बाजान कहने वाले बहुत सारे मजनूओं को खूब सालों की जरूर सिखा देती है। आप अब्बाजान भाईजान करते करते सत्ता पर हो चुके हो विराजमान। उनके अब्बाजान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। जुबान कहाँ खुल रही है, फूल कहाँ झर रहे हैं इस तरह के घटिया अशोभनीय, वो अब्बाजान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। एक शब्द से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से 6 महीने पहले हलचल मच जाती है। शब्द अब्बाजान। ये तो वही जाने किसे कह रहा है, मगर निशाना तो मुसलमान ही है सीधा। अब्बाजान का जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये योगी जी की बौखलाहट का नतीजा है। अब्बाजान तो मुसलमान ही कहते हैं, खास करके माइनॉरिटी के लोग कहते हैं, उनको ही ये टारगेट कर रहे हैं। क्यों उत्तर प्रदेश के हर 10 में से 2 वोटर की ताकत रखने वाले मुस्लिम नागरिकों को लगने लगा कि अब्बाजान कहकर उन्हीं पर निशाना लगाया जाता है? क्या सच यही है? 3 बयानों के आधार पर देखें तो वोटों के कुतुबनुमा की दिशा अपनी तरफ घुमाने के लिए क्या खास 3 वर्ग तक संदेश पहुंचाने की कोशिश है। पहला, अब्बाजान के बहाने राशन की बात करके गरीब पिछड़ों तक ये बताना कि तुमसे ज्यादा राशन मुस्लिम आबादी ले गई। दूसरा, जब बात नौकरी की होती है तो मकसद निम्न मध्यम वर्गीय मतदाता के मन में ये बात स्थापित करना कि तुम्हारे हक की नौकरी अल्पसंख्यक ले जाते रहे। और तीसरा, जब मजनुओं की बात कही गई तो छोटे शहरों कस्बों के वोटर को ये बताने की सियासी कोशिश करना कि कौन लोग शोहदा बनकर आम नागरिक को परेशान करते आए। ऐसे में ध्रुवीकरण के लिए अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसके पीछे की पहली राजनीतिक सोच समझते हैं। चुनाव में धर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये नियम के विरुद्ध है। ये इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस और जो जिन नियमों के तहत चुनाव होता है वो एक तरह से बैंड है। आप धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते वोटरों को लुभाने के लिए। एक प्रॉक्सी यूज किया जा रहा है। जब अब्बाजान का आप जिक्र करते हैं तो अब्बाजान कौन कहते हैं? एक खास धर्म के लोग, एक खास समुदाय के लोग अपने पिताजी को, अपने फादर को एड्रेस करने के लिए अब्बाजान कहते हैं। इस वजह से ये किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि अब कौन सी ऐसी पार्टी है जो एक खास समुदाय के लोगों को लुभाने के लिए कोशिश करती है। अखिलेश यादव के लिए इसका इस्तेमाल होता है। राजनीतिक जानकार सितंबर में यूपी की राजनीति में तेजी से उभरे अब्बाजान वाली राजनीति के पीछे अखिलेश को निशाना बनाने की बात कहते हैं। आखिर क्यों? ये समझने के लिए अक्टूबर में अखिलेश यादव के बयान को सुनिए। बीजेपी को रोकना चाहते थे, सपा बसपा का अलायंस किया, बीजेपी को रोकना है। अगर नहीं रोक पाए तो जैसे किसान को कुचल दिया उसी तरीके से संविधान को ये लोग कुचल देंगे। अगर 2019 में रोक लेते किसान भाइयों, अगर 2019 में रोक लेते हम लोग तो ये 3 काले कानून नहीं आते। ये 3 काले कानून इसलिए आए क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा जीत गए ये लोग। एक तरफ मुजफ्फरनगर में हो चुकी किसानों की महापंचायत है, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के कारण कुछ असर वोट पर पड़ने का दावा जानकार करते हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल यूपी का लखीमपुर, जहां किसानों के कुचले जाने के बाद विपक्षी दलों ने बड़ी मोर्चाबंदी की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अखिलेश को टारगेट करके ध्रुवीकरण के साथ किसानों के मोर्चे पर फ्रंट पर आकर खेलना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 30 अक्टूबर तक सभी 56,000 ग्राम पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करना शुरू किया। किसान मोर्चा बीजेपी का सभी 98 संगठनात्मक जिलों में किसान चौपाल आयोजित कर रहा है। चौपालों में पार्टी के सांसद, विधायक और राज्य मंत्री शामिल होते हैं, जो किसानों को उनके कल्याण के लिए शुरू की गई अलग अलग सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके बाद किसानों से जुड़ा ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में बीजेपी करेगी। इसीलिए किसान, कानून और विकास के मोर्चे पर भी बीजेपी अपनी हर रैली में अपना भरोसा याद दिलाती है। सरकार ने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को दिया है। हमने गरीब अमीर का भेद नहीं माना, हमने छोटे बड़े का कोई भेद नहीं किया।
हर एक व्यक्ति को गले से लगाया, योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपने देखा होगा, अगर किसी अपराधी और माफिया ने किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके जबरन करने का प्रयास किया तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग मिल करके रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। ये हमारी पहचान है। ये इसीलिए कभी जात पर, कभी धर्म पर बात करते हैं, क्योंकि कारोबार और काम हमें जोड़ता है। कारोबार पे बात नहीं करेंगे क्योंकि कारोबार हमें और आपको जोड़ता है। यूपी की रणनीति में सबसे प्रमुख हिस्सा पिछड़े वर्ग की जातियों को लेकर है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग ही राजनीति में अगला बनाने की ताकत रखता है। इसीलिए पिछड़े वर्ग के सम्मेलन भी बीजेपी करती है। वजह इस वर्ग की ताकत। पिछड़ा वर्ग की कुल ताकत 52% मानी जाती है, जिसमें 3 हिस्से प्रमुख हैं। पहला यादव, दूसरे कुर्मी और फिर गैर यादव और गैर कुर्मी ओबीसी। 2019 के नतीजों को आधार बनाकर देखें तो 60% यादव वोट अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुटा तो 80% कुर्मी और 72% अन्य ओबीसी वोट का हिस्सा बीजेपी के साथ गया। उत्तर प्रदेश में गैर यादव, पिछड़े वर्ग और सवर्ण वोट को अपने साथ साधे रखने के लिए ही बीजेपी लगातार ये याद दिलाने में जुटी हुई है कि अखिलेश यादव और मायावती के राज में कैसे कुछ लोगों का ही फायदा होता आया था। आज कोई नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज नौकरी निकलती है, मेरिट के आधार पर चंदौली का नौजवान भी नौकरी पाता है। पहले नौकरी की नीलामी होती थी, यही नौकरी बिकती थी। सपा बसपा के समय में यही तांडव होता था। लेकिन आज नौकरी में कोई डकैती डालेगा तो उसको मालूम है कि अगर नीलाम करने का प्रयास करेगा तो उसके घर परिवार बिक जाएगा, लेकिन गरीब के साथ और नौजवान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। बीजेपी की ताकत उसका बहुसंख्यक वोट है, इस बात को कोई खारिज नहीं कर सकता। यही वजह है अब प्रियंका का मंच हो या समाजवादी पार्टी का रथ यात्रा, चाहे बीएसपी की सभा हो, हर विरोधी के मंच पर जहां पहले मुस्लिम नेता और छवि ज्यादा दिखती और दिखाई जाती थी, उसे दिखना और दिखाना कम कर दिया गया। विरोधी अब बीजेपी की ही पिच पर खेलना चाहते हैं, जहां बीजेपी से बेहतर कोई खेल नहीं पाता। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। राजनीतिक जानकारों की मानो तो यूपी के चुनाव में सबसे दिलचस्प लड़ाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकती है। वो इलाका जहां मुस्लिम जाट वोट बैंक के एक कदम आगे या एक कदम पीछे होने से किसी की भी सत्ता हिल डुल सकती है। ऐसे में सेंट्रल यूपी में अब तक अपना फोकस रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने नया पत्ता फेंक दिया है। पश्चिमी यूपी में 4 सभाएं करने जा रहे हैं ओवैसी। क्या उस जाट मुस्लिम वोट में सेंध लगा पाएंगे, जिसके 2013 के बाद बिखरने और अब एकजुट होने का दावा किया जाने लगा है? ओवैसी क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश का खेल बिगाड़ सकते हैं? मैं खास की बात कर रहा हूं, मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं समंदर की तह में जाकर उसकी खाक को उठाकर लाकर बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हर समाज का एक नेता है, हर समाज की एक आवाज है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है, अगर किसी समाज की कोई आवाज नहीं है, अगर कोई समाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो उसका नाम उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। मुस्लिम मुख्यमंत्री का सपना दिखा रहे ओवैसी को क्या यूपी का मुसलमान अपना नेता मानेगा? किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? अरे डर पैदा करना है तो अल्लाह का डर पैदा करो। जिस दिन हमारे दिलों में अल्लाह का डर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, कोई डर तुम्हारे करीब नहीं आएगा। ऐसी ही जज्बाती तकरीरों से ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मिजाज की था लेने में लगे हैं। सेंट्रल यूपी को नापने के बाद ओवैसी की नजर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर है, जो जाटों के साथ मिलकर बरसों से अखिलेश, मायावती और आरएलडी के सिर जीत कर सेहरा बांध रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूँ, न कभी आऊंगा। मैं यहाँ पर अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ने के लिए हरगिज नहीं आया हूँ। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के
लीडरशिप को बनाएंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। ये हमको करना है। आप नेता बन सकते और आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ एतमाद की जरूरत है। अपने हौसलों को बढ़ा कर रखिए, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करिए, अल्लाह पर भरोसा करिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम गठजोड़ बीजेपी के विरोधियों की सबसे बड़ी ताकत रहा है, लेकिन 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों ने सारा खेल ही बदल दिया और इस वोट बैंक में दरार का सीधा फायदा बीजेपी के हिस्से में चला गया। उत्तर प्रदेश से कैम नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश को कमल चाहिए। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा और 2019 का आम चुनाव, मुस्लिम जाट समीकरण में फूट से बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गए। लेकिन ओवैसी योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रोकने के अपने मिशन के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाक छानने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में ओवैसी 17 अक्टूबर को गाजियाबाद के मंसूरी में शोषित और वंचित समाज को संबोधित करेंगे। 23 अक्टूबर को मेरठ की किठौर विधानसभा में जनसभा करेंगे। 27 अक्टूबर को उनका मुजफ्फरनगर जाने का कार्यक्रम है। फिर 31 अक्टूबर को वो सहारनपुर में अपनी चौथी रैली को संबोधित करेंगे। इन सभी विधानसभा सीटों पर मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। असदुद्दीन ओवैसी शोषित और वंचित समाज के नाम पर जनसभा करते हैं, वहां पर मुस्लिम समाज और अन्य समाजों के लोगों की बात करते हैं और बीजेपी सरकार को घेरते नजर आते हैं। इस कवायद में अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी यूपी के तमाम जिलों का दौरा कर चुके हैं। आजमगढ़, बहराइच और इसके अलावा भदोही, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, कानपुर, इन तमाम इलाकों में उन्होंने पहले ही जनसभाएं की और वहां पर भी उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर मुस्लिम समाज की अनदेखी का सीधा आरोप लगाया। अपने मिशन 2022 के तहत ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बनाया है, जिसके तहत वो हैदराबाद से निकलकर यूपी में अपनी पार्टी को सियासी पंख देने में लगे हैं। ओवैसी जुलाई के महीने में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, जहां पर उनका जगह जगह जोरदार स्वागत भी हुआ था। पिछली बार गाजियाबाद में तो इतनी भीड़ जुट गई थी कि ओवैसी को बिना भाषण दिए ही जाना पड़ा था। तो फिर डरना किस बात का? याद रखो, इस दीन की बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का खून है। ये दीन अगर कायम है तो बासलम बरदार ने इसमें कुर्बानी दी है। दीन खुलफाए राशिदीन ने शहादत दी है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आकर कहेगा कि डरना है, नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम धौलाना विधानसभा सीट पर ओवैसी की नजर है, इसलिए वो दूसरी बार मसूरी आ रहे हैं। वर्तमान में बसपा से हाजी असलम यहाँ के विधायक हैं। इससे पहले ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी, इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री से समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों में बेचैनी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में मंदिर का परचम लहराएगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंदिर के मेले कामयाब होकर विधायक होकर जाएंगे। मजलूमों की आवाज बढ़ेंगे। अगर जालिम होगा हुक्मरान तो जालिम की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि अब नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। ओवैसी की पार्टी 2022 के चुनाव में मुसलमानों की नुमाइंदगी को बड़ा मुद्दा बना रही है। इसके लिए ओवैसी ने खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजरें गड़ा दी हैं, जहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। मुरादाबाद में करीब 51% वोटर मुस्लिम हैं। रामपुर में इनकी संख्या 50.57% है। वहीं सहारनपुर में 41.97%, मुजफ्फरनगर में 41.11%, शामली में 41.73%, अमरोहा में 40.78%, बागपत में 27.98% और हापुड़ में 32.39% मुस्लिम है। इसी तरह मेरठ में 34.43% वोटर मुस्लिम है। बरेली में 34.54%, बिजनौर में 43% आबादी मुस्लिम है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला काफी हद तक मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में होता है। जब तक कि अल्लाह में फैसला ना कर ले कि फुला वक्त पर असदुद्दीन ओवैसी मरेगा तो असदुद्दीन ओवैसी मरेगा। अगर अल्लाह कहेगा कि लाखों लोग असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हो जाए तब भी वो नाकाम साबित हो जाएंगे, तो भी वो अल्लाह करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। अगर हिम्मतें हैं तो उसको और मजबूत करिए। डर और खौफ को, गैर यकीनी कैफियत को अपने करीब आने मत दीजिए। ये मुल्क हमारा है।
2017 के चुनाव में सबसे कम 24 मुस्लिम विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचे। इस तरह मुस्लिम विधायकों की आबादी 6% से भी कम है, जबकि राज्य में करीब 20% मुसलमान हैं। इस लिहाज से कम 75 विधायक मुस्लिम होने चाहिए। ओवैसी इसका ठीकरा समाजवादी पार्टी जैसी सेक्युलर पार्टियों पर फोड़ रहे हैं और पहले मुख्यमंत्री का सपना मुसलमानों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है वहां पर उनके सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। ओवैसी पिछले कई सालों से यूपी में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन इस बार जिस तरह से ओवैसी ने छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाकर गंभीर कोशिश की है, उसका नतीजा आने से पहले ही अखिलेश और मायावती की नींद जरूर उड़ गई है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचलने की घटना के बाद जब सभी दल पीड़ितों से मिलने दौड़ पड़े, तब मायावती ही यूपी की वो पहली नेता थी जिन्होंने विपक्ष में रहकर भी लखीमपुर तुरंत जाने वाली राजनीति को दूर से नमस्कार कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? जानकार कहते हैं कि वजह थी ब्राह्मण वोट, जिसके सहारे 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। लेकिन ब्राह्मण वोट के अलावा बीएसपी का सत्ते पर सत्ता वाला प्लान क्या है, देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2014 के बाद से बीजेपी के विरोधी दलों के लिए उत्तर प्रदेश एक प्रयोगशाला बन गया है, जहां सबसे ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत बीएसपी को पड़ रही है। पहले मायावती ने 2007 के फॉर्मूले को दोहराना शुरू किया। ब्राह्मण सम्मेलन करने लगे। जिन हिंदू प्रतीकों के विरोध के साथ बहुजन की राजनीति शुरू हुई, उन्हीं प्रतीकों को हाथ में लेकर ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने की बात मायावती को कहनी पड़ी। इस प्रकार से हमने आप लोगों के हितों का, अकेले दलितों का नहीं, पिछड़ों का नहीं, अकलियतों का नहीं, बल्कि अपर कास्ट समाज के लोगों का भी, और अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों का भी, क्योंकि उस चुनाव में इनका बढ़ चढ़कर योगदान रहा है। तो हमने सर्व समाज के हितों का हर स्तर पर, हर मामले में पूरा ध्यान रखा है। ब्राह्मण वोट वाला प्रयोग क्यों करना पड़ा, इसकी वजह समझ लीजिए। 2007 में जब मायावती सत्ता में आई, तब उनके अपने दलित वोट के साथ ब्राह्मण और मुस्लिम भी साथ जुड़े थे। 2007 में बीएसपी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जिसमें 40 जीते, 61 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे तो 29 जीते। 2012 से मुस्लिम वोट बीएसपी का खिसकने लगा, जब ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाली सीट बीएसपी के मुकाबले अखिलेश यादव की पार्टी जीती। 2014 के लोकसभा चुनावों में पता चला कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों ने 58% वोट दिया और बीएसपी के खाते में सिर्फ 18% वोट आया। 2017 में मायावती ने पश्चिमी यूपी का जिम्मा नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्वी यूपी का जिम्मा मुख्तार अंसारी और उसके परिवार को देकर मुस्लिम वोट पाने का एक प्रयोग किया, लेकिन वो फेल रहा। ऐसे में जब मुस्लिम वोट छिटक गया और न ही कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा पार्टी के पास दिखा, तो सत्ते पर सत्ता के लिए दूसरा प्रयोग मायावती को मुख्तार अंसारी को टिकट न देने का ऐलान करके करना पड़ा, ताकि समाज की राजनीतिक जमीन पर एक धड़े से दूरी दिखाकर ब्राह्मण वोट को करीब लाया जा सके। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी सरकार बनाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी सरकार बनाएगा। मायावती की पार्टी का एक नया प्रयोग महिला सम्मेलन करके हो रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर बड़े वादे हो रहे हैं। बीएसपी की सरकार बनने पर इस बार सबसे ज्यादा जोर हमारी पार्टी यहाँ के गरीब व बेरोजगार नौजवानों को रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराने पर ही लगाएगी, ताकि अब आगे इनको अपनी रोटी रोजी के लिए यहाँ अपने खुद के प्रदेश यूपी से कभी भी पलायन ना करना पड़े। मेरी सरकार में वर्तमान भाजपा सरकार की तरह कानून व्यवस्था का सुधार केवल कागजों व मीडिया आदि में नहीं, बल्कि जमीन पर ही लोगों को हकीकत में होता हुआ नजर आएगा। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे, बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण
वे उत्पीड़न आदि करते हैं तो वे मेरी सरकार में आपको जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे, जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए। इन सारी कोशिशों के बावजूद बीएसपी को अभी बीजेपी के मुकाबले सीधी लड़ाई में आने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश की सत्ते पर सत्ता वाले सवालों में अब बात उस पार्टी की जिसने पिछले कई चुनावों में कई दलों से गठबंधन किया, लेकिन नतीजा हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे वाली रही। बीजेपी के पास हिंदुत्व, समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम यादव, बीएसपी के पास दलित, तो कांग्रेस के पास क्या है? आक्रामकता है, चुनौती को चुनना और मौके पर चौका। इन तीन विधाओं से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। क्या इसी स्टाइल में अभी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की अगुवाई में चलती कांग्रेस को कुछ फायदा होगा, या फिर लगातार नंबर 4 पर चलती आ रही पार्टी यूपी में इस बार भी चारों खाने चित्त हो जाएगी? इस रिपोर्ट में देखिए। प्रियंका गांधी का राजनीति करने का अपना एक अलग अंदाज है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में देखने को भी मिला। इस बैठक में गांधी परिवार की सदस्य और कांग्रेस महासचिव तीसरी कतार में बैठती दिखी। जानकार सहजता को प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, जिससे वो योगी सरकार को निशाने पर लेकर सूबे की सियासत में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। लोगों को मारा गया है, गाड़ी के नीचे कुचला गया है, जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये जो हादसा हम देख रहे हैं आज किसानों के साथ, ये यूपी में रोज हो रहा है। लखीमपुर खीरी विवाद में प्रियंका गांधी की सक्रियता ने कांग्रेस में नई ऊर्जा तो भर दी है, लेकिन ये चुनावी नतीजों में कितना बदल पाएगी, अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में 7 सीट पर सिमटने वाली कांग्रेस के सामने अब सियासी तौर पर यूपी से विलुप्त होने का संकट है, जिसे टालने के लिए प्रियंका अपने धुआंधार कार्यक्रमों और तीखे तेवरों से बदलने में लग गई हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से लेकर रैली के मंच तक प्रियंका के लिए उमड़ी भीड़ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा? अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता और क्या करे? लखनऊ में मौन व्रत और सत्याग्रह से प्रियंका ने खूब चर्चा बटोरी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या लखीमपुर कांड के सहारे प्रियंका राज्य की सियासत में कांग्रेस का पुराना रुतबा वापस ला सकती हैं? कांग्रेस का भविष्य संवारने के लिए प्रियंका वर्तमान में पूरी ताकत से आगे बढ़ रही हैं, जिसके लिए वो योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकती। इसका सबसे ताजा उदाहरण सीतापुर गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी का गिरफ्तारी के दौरान झाड़ू लगाना है। प्रियंका की इन तस्वीरों ने काफी सुर्खियां बटोरी। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की बंजर जमीन पर कांग्रेस की सियासी फसल उगाने के लिए लखीमपुर खीरी की घटना बड़े मौके के तौर पर दिख रही है, जिसे भुनाने के लिए कांग्रेस काशी की अपनी रैली से चुनावी शंखनाद भी कर चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में प्रियंका पूरे उत्तर प्रदेश में रैली, सड़क मार्ग से यात्रा, नाव यात्रा और रात्रि विश्राम करती दिखेंगी। लेकिन सवाल वही है, क्या प्रियंका की आक्रामकता सिर्फ लखीमपुर कांड तक सीमित रहेगी या फिर आगे भी उनके तेवर ऐसे ही रहेंगे? आज तक ब्यूरो।